Hello students. So in the last class we started this chapter nationalism in India and we completed the first heading, that is the impact of first world war on our country. हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज किया, फोर्स रिक्रूटमेंट होना शुरू हुआ, लोगों के ऊपर इनकम टैक्स जैसे बर्डन्स डालने शुरू किए, which started making people uncomfortable and which actually converted into an anger against the Britishers. We witnessed कि 1915 में महात्मा गांधी की भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में एंट्री होती है. हाउ द कंडीशंस आफ्टर द रॉलेट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग, हाउ गांधी जी converted this whole anger into building the non-cooperation movement with the help of the Congress party. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट के अंदर एंटर करते हैं. दिस इज समथिंग जो हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके थे. अभी तक जो हमने पढ़ा वो 8th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट नाउ बिकॉज यूर इन क्लास 10 तो इन डेप्थ इन आंदोलनों का क्या असर हुआ इसके बारे में जानना जरूरी है. तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? लेट्स गो अ लिटिल डीपर इनटू द मूवमेंट. ओके, तो जूनियर क्लासेस में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना ये पढ़ा है कि हाँ ये आंदोलन हुए, सफल हुए एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वी अचीव इंडिपेंडेंस. लेकिन इन डेप्थ अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इन आंदोलनों के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस थे. Internally we lacked the unity required, we had our personal expectations out of these movement which resulted into breaking down of the strength of the movement, जो अगर होता तो शायद हमें आज़ादी और पहले मिल जाती. हम शुरू करते हैं शहरों के अंदर इस आंदोलन का क्या असर पड़ता है. नाउ वी ऑल नो दैट कांग्रेस पार्टी बिकॉज नाउ वाज शोइंग इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स द मूवमेंट. डेफिनेटली जो शहर के सारे लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, कांग्रेस के नेता काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने शहर के सारे इलाकों में इस चीज़ को प्रमोट किया. नो डाउट शहर के लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं रिलेटिवली, क्योंकि अवेयर हैं चीज़ों से, तो उनको इसके इमीडिएट जो बेनिफिट्स थे वो दिखने शुरू हुए. उन्हें लग रहा था कि हाँ हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद करना है. जैसे ही हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद करते हैं थिंग्स आर गोइंग टू टर्न एंड देन वी आर गोइंग टू गेट ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. तो बहुत तेज़ी से इस आंदोलन को शहरों के अंदर हम एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं. पीपल फॉलोड द वर्ड ऑफ गांधी जी वेरी रिलीजियसली. उन्होंने नौकरियां छोड़नी शुरू की, उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स जैसी सुविधाएं जो थी उनको लेना बंद कर दिया एंड दे वर एब्सोल्युटली ऑन दी यूसेज ऑफ स्वदेशी. और उन्होंने पूरी तरीके से एक डिसओबीडियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट करना शुरू कर दिया था. यहाँ पर पहला इम्पैक्ट तो हम इमीडिएट इम्पैक्ट तो ये देखते हैं. दूसरी चीज़, क्या शहर वाले इतने यूनाइटेड थे कि उन सब लोगों ने एक साथ अपना जो सपोर्ट था टुवर्ड्स दिस मूवमेंट वो दिखाना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं था. कुछ एक्सेप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं. जैसे यहाँ पर आती है मद्रास की एक पार्टी नोन एज दी जस्टिस पार्टी.
इस पार्टी ने इस आंदोलन के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं दिखाई। व्हाट वाज द रीजन? क्या उनमें नेशनलिज्म की कमी थी? नहीं। इसका एक सिंपल सा रीजन था कि काउंसिल इलेक्शंस का प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को किया था। और अगर हम लोग थोड़ा सा पहले जाएं तो हम देखेंगे कि कांग्रेस भी रिफ्रेन कर रही थी इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि दे वर ऑल्सो इनटू पार्टिसिपेटिंग द इलेक्शंस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफिशियली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गांधी जी वॉज वेरी फोर्सफुल और गांधी जी के इन्फ्लुएंस में कांग्रेस हैड अग्रीड इन द नागपुर सेशन दैट दे आर गोइंग टू शो देयर सपोर्ट टुवर्ड्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Now, because Congress was with Gandhi ji and were protesting against the Britishers, they were not participating in the council elections. Because they were not participating in the council elections, there was a chance for other parties to win. Now, what made this party very different was this was a party of non-Brahmins. इस टाइम तक कांग्रेस के अंदर भी कास्टिज्म काफ़ी देखने को मिलता है। मेजरली जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डोमिनेंट होती थी और स्पेसिफिकली जिनके अंदर हाई कास्ट वाले मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स थे। कांग्रेस के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। कांग्रेस के अंदर मेनली हाई कास्ट वाले मेंबर्स मौजूद थे एंड डेफिनेटली उनके रहते हुए किसी भी ऐसी पार्टी का जीतना जो नॉन ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड से आ रही है वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर सिंपली जस्टिस पार्टी ने मौके का फायदा उठाने का सोचा और ये पार्टी जो थी इसने अग्री किया, नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी आर गोइंग टू शो आवर सपोर्ट टुवर्ड्स द काउंसिल इलेक्शंस जहां हमारे जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और इस तरीके से इन्होंने अपने सपोर्ट को विड्रॉ रखा। तीसरा, इम्पैक्ट्स, लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स। लोगों ने प्रेशर फील करना शुरू किया। ऐसा कौन सा प्रेशर था जो लोगों के ऊपर आप देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर? बहुत सारे मल्टीपल टाइप के प्रेशर थे। अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा जाए तो गांधी जी ने कहा था कि आप नौकरियां छोड़िए, आप विदेशी सामान का इस्तेमाल करना बंद कीजिए और पूरी तरीके से स्वदेशी सामान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए। अब इसको कहना बहुत आसान था लेकिन करना ऑन ग्राउंड फॉर अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस टाइम पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी नौकरी छोड़िए तो पॉइंट 1 तो यहीं पर आ जाता है कि आप अपनी नौकरी तब छोड़ेंगे जब आपके पास में कुछ सेफ्टी है, आपके पास में कुछ सेविंग्स बची हुई हैं आपके पास में, जिससे आप अगला कुछ टाइम निकाल सको, तब आप अपनी नौकरियां छोड़ोगे। आपने उस सेविंग के भरोसे के ऊपर अपनी नौकरी छोड़ तो दी, यू शोड योर नेशनलिज्म। लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि हमें स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना है। स्वदेशी सामान जो कंडीशंस को देखकर महंगा होना शुरू हो गया और क्योंकि व्यापारी अपना फायदा निकालना चाह रहा था, इसमें जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहर के लोगों के ऊपर अब डबल बर्डन पड़ना शुरू होता है क्योंकि चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई। सस्ती मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटिशर्स बना के दे रहे थे उसके कंपैरिजन में स्वदेशी सामान हमारे लिए अपनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है खादी का कि गांधी जी ने हमें अपील किया, अप्रोच किया और ये कहा कि आप खादी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन खादी का इस्तेमाल आप अगर सोचें तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक तरफ हमारे पास में ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल था जो सॉफ्ट था, जो इजी टू यूज़ था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सस्ता था, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास में खादी का कपड़ा था जो मोटा था, खुरदरा था और महंगा बिक रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को इस डिलेमा के अंदर पाते हैं एंड उनका पेशेंस लेवल ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। यहाँ पर पेशेंस, जब तक मेरी सेविंग थी, जब तक मैं खींच सकती थी, मैं उतना ही खींचूंगी। उसके बाद वेरी इनफैक्ट क्विकली आई वुड से पीपल स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर सपोर्ट फ्रॉम द मूवमेंट। लोगों को ये लगने लगा कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और जब कुछ समय तक भी कुछ नहीं हो पाया तो पीपल स्टार्टेड देन वेंट गोइंग बैक एंड दे जॉइंड देयर ऑफिसेस अगेन। और जो इम्पैक्ट था, एक्चुअल इम्पैक्ट शहरों के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट हम देखें
in the countryside. यहाँ पर दो केस स्टडीज हैं हमारे पास में, एक अवध की और एक आंध्र प्रदेश की। लेट्स स्टार्ट विद अवध। अवध के अंदर क्या कंडीशंस थी? अवध का इलाका अगर प्रेजेंट डे के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये यूपी के बेल्ट के अंदर आएगा। ये हमेशा से बहुत रिच, बहुत फर्टाइल बेल्ट रहा है और इस बेल्ट में क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और ये पॉपुलेशन क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एक ही जगह के ऊपर सेटल्ड है तो इट इज़ काइंड ऑफ इम्बाइब्ड विद एक्सट्रीम कल्चरल बाउंडेशंस। जो हमारी संस्कृति की बंदिशें हैं, जो इनबिल्ट फ्लॉज थे, वो इन जगहों के ऊपर अटके रहे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें से एक जो बंदिश है वो कास्टिज्म की हम देखते हैं। शहरों के अंदर उतना कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं होता, गाँव के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो कास्टिज्म था वो प्रैक्टिस हो रहा था। अब यहाँ पर ट्रेडिशनली जो ज़मींदार अपॉइंटेड थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे और जाति से भी ऊंचे हुआ करते थे, इनको कहा जाता था तालुकदार्स। तालुका के एक तालुका के अंदर जो टैक्स कलेक्शन का काम करता है। अब ये तालुकदार्स जो थे ये अपर कास्ट के थे, क्रूअल थे टुवर्ड्स द लोअर कास्ट, और एक छोटे पेजेंट्स जो थे उनको बहुत बुरी तरीके से परेशान किया करते थे बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैड देयर बैक। तो इनको रोकने वाला कोई नहीं था एंड द पीपल वर एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड विद दीज तालुकदार्स। ऐसे में गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसकी आवाज़ इनको सुनाई आती है और उनका जो एक शब्द है स्वराज, वो उनको पता पड़ता है। अब स्वराज एक शब्द जिसका मीनिंग निकालने की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी डेफिनेशन इसकी निकाल रहा है। यहाँ पर इशू यही आ जाता है हमारे पास में दैट द वर्ड स्वराज विच वॉज कॉइन्ड बाय गांधी जी विच मेंट दैट इंडिया एज ए यूनाइटेड कंट्री शुड गेट इट्स ओन रूल। ये डेफिनेशन लेने की बजाय लोगों ने अपनी अपनी स्वराज की डेफिनेशन बनाई। यहाँ पर जो छोटे किसान थे उनकी स्वराज की डेफिनेशन थी कि हमारे को तालुकदारों से मुक्ति कब मिलेगी, हमारा खुद का राज कब आएगा। ठीक है, ऐसे में आपको एक हीरो की जरूरत थी, somebody who could show you the way। यहाँ पर हमारे पास में आते हैं बाबा रामचंद्र। जो अवध के अंदर लोगों को बचाने का काम करेंगे। बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र was an indentured labor in Fiji. He spent his time, he worked and then he came back to his own country. Indentured labor का मतलब है a labor which is sent to a place to work on the basis of a contract. Usually 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था और लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती थी, कुछ नहीं बताई जाती थी, बट ओवरऑल लोगों को देश के बाहर भेज दिया जाता था काम करने के लिए। कुछ लोग थे जो लौट कर आज आ पाते थे, कुछ लोग थे जो वहीं अटक के रह जाते थे। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल। लकीली ही केम बैक और इन्होंने अवध के अंदर जो किसान थे उनकी जो पीड़ा थी उसको समझा एंड गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, सपोर्टर थे एंड ही बिलीव दैट गांधी जी का जो अहिंसा वाला तरीका है, नॉन वायलेंस वाला तरीका है, इस तरीके से हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। नाउ वेरी इनोवेटिवली इन्होंने एक आंदोलन तैयार किया जिसको कहा गया नाई धोबी बंद। ये क्या था? नाई धोबी बंद से मतलब है कि जो तालुकदार से द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल, उनको नाई की मतलब बार्बर की, धोबी की मतलब वॉशरमैन की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे था अपने प्रोटेस्ट को डिस्प्ले करने का। हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से आपको सिर्फ बॉयकॉट कर रहे हैं। तालुकदार क्योंकि हाई कास्ट हुआ करते थे और उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो
वो कई ऐसे काम थे जो अपने हाथों से करना पसंद नहीं करते थे। अ स्पेसिफिक पर्सन ऑफ अ रिस्पेक्टिव कास्ट वाज सपोज्ड टू डू दैट। तो उनके लिए ये बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि कोई बाल नहीं काट रहा था, कोई कपड़े नहीं धो रहा था उनके, तो एक नॉन वायलेंट तरीके से आपने अपने ऑप्रेसर को परेशान किया। ये इतना इंटरेस्टिंग तरीका बहुत अप्रिशिएट किया गया हर इलाके के अंदर। इनफैक्ट कांग्रेस को भी इसकी खबर मिलती है। व्हेन कांग्रेस हर्ड अबाउट इट, तो हम देखते हैं कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू खुद आते हैं, बाबा रामचंद्र से मिलते हैं और यहाँ पर एक अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं टू शो हिज अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट टुवर्ड्स दिस मूवमेंट। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट मिला तो कहीं ना कहीं छोटे किसान जो थे अब वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगे और उन्होंने फिर लूटमार मचानी शुरू कर दी। उन्होंने ताल्लुकदारों के साथ में मारपीट की, उन्होंने उनको जो मार्केट्स थे वहाँ से ग्रेन्स लूटने शुरू कर दिए, कई मर्डर्स तक के भी इवेंट्स सुने जाते हैं। लेकिन वायलेंस ओवरऑल फैलनी शुरू हुई। जैसे ही वायलेंस की खबर जवाहरलाल नेहरू एंड कांग्रेस तक पहुँचती है, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि डेफिनेटली गांधी जी जो थे वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, और क्योंकि गांधी जी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते तो जवाहरलाल नेहरू केम डाउन, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू दी पीपल एंड ही ट्राइड टू कूल देम डाउन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो पर्पस था आंदोलन का वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, फेल हो जाता है पूरी तरीके से। और जो आंदोलन की सफलता की हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे वो इस इलाके के अंदर भी नहीं हुई। तीसरा इलाका है हमारे पास में कंट्री साइड के अंदर में ही अगर लिया जाए तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स वाला जोन। अब ये एरिया जो है ये पूरी तरीके से जंगल से कवर्ड है और इस जंगल और इसकी लकड़ी और रिसोर्सेज के पीछे ब्रिटिशर्स बहुत टाइम से लगे हुए थे। दे यूज्ड टू पेनिट्रेट इनटू द फॉरेस्ट एंड दे यूज्ड टू ट्राई एंड स्टील द वुड, बट दिस एरिया वाज owned and controlled by the tribals of the forest। और ये ट्राइबल्स जो थे ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर बहुत एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब है छुप के वार करना। व्हेन यू डिस्गाइज योरसेल्फ, यू कैमोफ्लेज योरसेल्फ विद इन द फॉरेस्ट एंड व्हेन कोई भी जंगल में घुसने की कोशिश करता है आप उसके ऊपर अटैक कर देते हो। तो लगातार क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर प्रैक्टिस होता था तो ब्रिटिशर्स इस जंगल के अंदर घुस नहीं पा रहे थे, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जो उनको बहुत इरिटेट कर रहा था। अब यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट आता है, हीरो आता है हमारे पास में, उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो है ये अपने आप में एक सेल्फ क्लेम्ड सेंट थे। ही बिलीव्ड कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, ही बिलीव्ड कि वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ही ऑल्सो वॉज अ बिलीवर इन गांधी जी। इनका मानना था कि गांधी एक बहुत महान व्यक्ति हैं और वो हमारे लिए स्वराज लेकर आएंगे। यहाँ पर स्वराज की डेफिनेशन ट्राइबल्स ले रहे थे कि जंगल उनको उनके कंट्रोल में मिल जाएगा। तो वो गांधी जी के सपोर्टर थे इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उनको ये सिखाया, समझाया कि साफ सुथरे रहना चाहिए और अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों से ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, बट नॉट इन द केस ऑफ नॉन वायलेंस, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ ट्राइबल बाय ब्लड। तो नॉन वायलेंस में ये विश्वास नहीं करते थे। ही बिलीव्ड कि वायलेंस ही एक तरीका है, अटैक करके ही आप अपने ऑप्रेसर को हटा सकते हो। फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अलूरी सीताराम राजू ने अपना जो गुरिल्ला वॉरफेयर था और लोगों को इंस्पायर करने का जो अपना एक काम था इसको चालू रखा। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स लॉन्च किए कि भाई इसको पकड़ें और मारें, एंड 1924 में ही वॉज caught and executed। जैसे ही अलूरी सीताराम राजू की डेथ होती है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ट्राइबल्स की लीडरशिप खत्म हो जाती है और ट्राइबल्स की लीडरशिप खत्म होते से ही हमको ये इस एरिया के अंदर जो इम्पैक्ट था वो दिखना कम हो जाता है। ऑल्दो टिल डेट हम देखते हैं कि अलूरी सीताराम राजू को एज अ लोकल डेटी
प्रे किया जाता है, लोगों के लिए आज भी वो एक हीरो के तौर पे मतलब याद किए जाते हैं। बट अगर इस आंदोलन के रेफरेंस में देखा जाए तो जो आंदोलन था वो छोटे छोटे इलाकों के अंदर हो रहा है और वहीं पर बुझ जा रहा है, खत्म हो रहा है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ठीक है, अब तीसरा एरिया जहां पर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे वो है प्लांटेशंस। ओके, तो प्लांटेशंस वाले एरिया में क्या कंडीशन थी? हम जानते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे और ट्रेड करने के लिए आपको जहाँ से जो रिसोर्स मिल सकता था आप उसको अक्वायर कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जाते हैं तो इट वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ब्रिटिशर्स सॉ एन अपॉर्चुनिटी दैट इफ वी गो फॉर टी प्लांटेशन बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव एसेट जो यूरोप में बिक रहा था और खूब सारा पैसा भी मिल रहा था, तो इस जगह के ऊपर काफ़ी सारे जंगलों को खाली किया गया और उन एरियाज के अंदर हमने टी प्लांटेशन इस्टेब्लिश किए। एक और इसमें प्लस पॉइंट था उनके लिए कि क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, क्योंकि ठंडक थी यहाँ पर, तो दे फाउंड इट कंफर्टेबल टू रिजाइड इन दीज एरियाज। और जो अंग्रेज थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहते थे उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े प्लांटेशंस बना के, खुद के बंगले बना के यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया। तो इन प्लांटेशंस के अंदर अगर हम जंगल खाली कर रहे हैं, प्लांटेशन बना रहे हैं, तो आपको काम करने के लिए लेबर चाहिए। ये एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। इतनी सारी लेबर आप कहाँ से लेकर आओगे? नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वैसे भी जनसंख्या का काउंट यहाँ पे कम होता है, तो आपको काम करने के लिए जो लोग चाहिए वो बाहर से ना आकर लोकली ही हायर किए जा रहे थे। लोकली कौन से लोग मिल रहे थे आपको? देवर एक्चुअली दी ट्राइबल्स, जिनका घर हुआ करता था वो जंगल, जिनको खाली करके आपने यहाँ पे प्लांटेशंस इस्टेब्लिश कर दिए हैं। क्योंकि आपने यहाँ प्लांटेशंस इस्टेब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि हम अपने जंगल छोड़ के नहीं जा सकते तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा और हम चाह रहे हैं कि जंगल में भी रह जाएं और थोड़ा बहुत काम करके हमें एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाए, तो वी अग्रीड टू डू लेबर फॉर यू। अब ध्यान रखें यहाँ पे ट्राइबल्स आर not the kind of people who like staying at one place. They are basically nomadic by nature और एक जगह पर बंध के किसी के लिए लेबर करना was not the first thing that they enjoy doing. ठीक है, यहाँ पर अब लेबर जो थी वो बहुत अनस्टेबल थी, वो जगह के ऊपर फैली भी हुई थी एंड दे कंटिन्यूसली वर स्ट्रगलिंग कि एक जगह पर हम ना रहकर हम मूव कर जाएं, हम एक जगह से आगे की तरफ बढ़ जाएं, तो वो बार बार अपनी जगह छोड़कर आगे जाते थे। जैसे ही लोग बाग अपनी जगह से आगे मूव होते थे, लेबर अपना काम की जगह छोड़कर आगे की तरफ निकल जाती थी, तो ब्रिटिशर्स के लिए इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होता था, क्योंकि लेबर को आपको एक जगह पर बांध के रखना ज़रूरी है। लेबर को बांध के रखने के लिए आप क्या करेंगे? आपने कानून बनाना शुरू किया। हमारे पास में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आता है। जिसके थ्रू हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था दैट द लेबरर्स वर नॉट सपोज टू लीव द प्लांटेशन एरियाज, दे वर सपोज टू स्टे इन देयर ओनली। अब ये चीज़ डेफिनेटली जो लेबरर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही थी तो उन्होंने तरीके निकालने शुरू किए इसको ब्रेक करने के लिए। इन द मीनवाइल खबर आती है कि गांधी जी आए हैं और गांधी जी हमें स्वराज दिलाएंगे। नाउ अपेरेंटली स्वराज की डेफिनेशन इन्होंने भी अपनी निकाली। स्वराज का मतलब इनके लिए था कि ये जो बंदिशें हैं, ये जो अंग्रेज़ों का हमारे एरिया के अंदर एंट्री है, हमारे जंगल हमसे छिन जाना है, ये ख़त्म होगा और हम लोगों को अपने ही जंगल वापस मिलेंगे, अपनी लैंड
वापस मिलेगी। तो स्वराज की डेफिनेशन इन्होंने अपनी निकाली, रिजल्टिंग दे वांटेड टू शो देयर सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स और टू द इंडियंस इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने टूल्स वगैरह पट के एंड दे वांटेड टू गो एंड जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सपोर्ट गांधी जी। तो उन्होंने अपनी जगह से मूव होना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाए कि वो जैसे ही जंगलों के बाहर की तरफ जा रहे थे, पहली बात तो ये काउंट में वैसे ही कम थे, दूसरा रास्ते में एक जगह पर रेलवे एंड स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी और उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स थे वो ठप पड़े हुए थे क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी। तो देयर वाज ऑलरेडी पुलिस स्टैंडिंग देयर, और जैसे ही देखा कि ट्राइबल्स जंगलों से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एक आंदोलन के फॉर्म के अंदर ये बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो पुलिस ने उनको खदेड़ कर वापस से जंगलों के अंदर बांध दिया। तो टेक्निकली ये आंदोलन शुरू ही नहीं हो पाया, जो ट्राइबल्स थे वो जंगलों के बाहर आ ही नहीं पाए। तो हम पूरी तरीके से इन चारों जगहों को, चाहे शहर हो, चाहे कंट्री साइड हो, चाहे प्लांटेशंस हो, शहर के अलग अलग गांव के अलग अलग हिस्से हो, हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना हम चाह रहे थे या जितनी हम उम्मीद लगा रहे थे। कई सारे आंदोलन और भी होते हैं, छोटे मोटे आंदोलन बीच बीच में चल रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस एक पर्सनल रीज़न है और उनका इम्पैक्ट बड़े ग्राउंड के ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पर फिर एट द एंड एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन ठप पड़ेगा, विच इज द चौरी चौरा इवेंट। चौरी चौरा नाम की जगह पे, विच इज इन यूपी, कुछ प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे जो एक रैली के फॉर्म में जा रहे थे और शोर मचाते हुए वो मूव हो रहे थे एंड दे पास्ड क्लोज टू अ पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने इन आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश करी। इन आंदोलनकारियों को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से के अंदर उन सारे पुलिस वालों को उन्हीं के पुलिस स्टेशन में बंद किया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे वो सब इंडियंस थे, और जब आग लगाने के बाद जब सब लोग मर गए तो डेथ्स सारी इंडियंस की हुई थी। व्हेन गांधी जी गॉट द न्यूज़ कि इस लेवल के ऊपर वायलेंस हो रहा है तो गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई और गांधी जी ने आंदोलन इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया। अब गांधी जी का यहाँ पर ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था क्योंकि वायलेंस को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के इस एक्शन के बहुत सारे रिएक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट मांगा था, रिक्वेस्ट किया था, इनवाइट किया था। अगर अब जब हम आंदोलन बंद कर रहे हैं बिना उनसे कंसल्ट किए तो उन लोगों के ग्रीवेंसेस जो थे वो आने ऑब्वियस थे, और ये इम्पैक्ट हम आगे की तरफ देखेंगे अगले हेडिंग्स के अंदर कि कैसे ये आंदोलन के असफल होने का एक असर जो था वो लोगों के ऊपर पड़ा और अगला आंदोलन बिल्ड करने में हमें तकरीबन 8 साल का समय लग जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, we'll meet in the next lecture. Thank you.